इल्जाम किसने किए थे गायत्री के गहने चोरी। मयंक के पिता इस मामले में थोड़े उदार विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज्यादा मायने रखती थी। उनका आदेश पाकर मयंक ने समीक्षा के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। कामिनी जी के गहने नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 4 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? कामिनी ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे, उनके पति भवानी प्रसाद ने समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे ये याद न आए। जल्दी जल्दी में अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर दमयंती को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई ताक में बैठा हुआ हो। भड़कते हुए कामिनी ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवा मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए न कि आप उन पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती समीक्षा ने सीधी बात की, बहू, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है ये सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? मम्मी, यह कैसी बातें कर रही हो आप? समीक्षा के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते, मयंक ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर इल्जाम लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे, कामिनी जी ने गुस्से में कहा। मम्मी प्लीज इस तरह मत बोलो, चलो मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हों या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दिए हों। मम्मी, कई दफा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज कहीं रखकर भूल भी जाता है। चलिए पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। पत्नी या साले साली को बुरा न लगे ये सोचकर मयंक ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह ढूंढा। एक एक कोना देख लिया पर गहने कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश किया। कहीं भी गहने न मिलने पर कामिनी ने समीक्षा के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थककर मयंक ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहां भी नहीं मिले। कामिनी जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात ये कह दी कि उन्होंने गहने कहीं छिपा दिए होंगे। इधर समीक्षा के साथ साथ उसके भाई बहन अनुज और दिशा को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना बहुत अखरी। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय अनुज ने साफ शब्दों में अपनी बहन से कहा था, दीदी हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिए, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर समीक्षा की आंखों से आंसू बह निकले थे। मयंक ने उसे गले से लगा लिया था। समीक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मयंक भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा समीक्षा के आगे पीछे घूम रहा था। कामिनी जी अभी भी चिड़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और मयंक समीक्षा को शांत करने के प्रयास में लगा था। समीक्षा की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे मयंक को जीवन साथी बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नजर के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। काफी मनोवल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह समीक्षा के घर वालों ने तो अपनी सहमति दे दी, मगर मयंक के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। मयंक की मां कामिनी देवी किसी भी हाल में गैर जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को मयंक के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह का कदम उठाएंगे, इसलिए वह मयंक को लव मैरिज की इजाजत नहीं दे सकती। मयंक के पिता इस मामले में थोड़े उदार विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज्यादा मायने रखती थी। उनका आदेश पाकर मयंक ने समीक्षा के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब कामिनी जी को ये बात पता चली तो उनका मुंह फूल गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। कामिनी जी को इस बात पर भी काफी रोष था कि वह बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाए। एक मां के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए।
समीक्षा घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर न तो घर में शादी की रौनक हुई और न ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। कामिनी अलग कमरे में बंद रही आती तो भवानी प्रसाद संकोच में बहू से ज्यादा बातें नहीं करते। मयंक पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी विक्रांत और नंद दीक्षा का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। समीक्षा समझ नहीं पाती कि वो घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि सास उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरफ से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। धीरे धीरे भवानी प्रसाद समीक्षा के बात व्यवहार से काफी प्रभावित रहने लगे। कामिनी जी की नाराजगी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका समाधान भी भवानी प्रसाद ने निकाल लिया। कामिनी, क्यों न हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें। उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। कामिनी जी के गहने नहीं मिल रहे थे, पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 4 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? कामिनी, ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे, उनके पति भवानी प्रसाद ने समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे ये याद न आए। जल्दी जल्दी में अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर दमयंती को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई ताक में बैठा हुआ हो। भड़कते हुए कामिनी ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवा मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए न कि आप उन पर गहने चोरी करने का इल्जाम लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती समीक्षा ने सीधी बात की। बहू, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है ये सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है। मम्मी, यह कैसी बातें कर रही हो आप? समीक्षा के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते, मयंक ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर इल्जाम लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे, कामिनी जी ने गुस्से में कहा। मम्मी, प्लीज इस तरह मत बोलो। चलो मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हों या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दिए हों। मम्मी, कई दफा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज कहीं रखकर भूल भी जाता है। चलिए पहले आपका कमरा देख लेता हूँ, पत्नी या साले साली को बुरा न लगे ये सोचकर मयंक ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह ढूंढा। एक एक कोना देख लिया पर गहने कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों को तलाश किया, कहीं भी गहने न मिलने पर कामिनी ने समीक्षा के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थककर मयंक ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहां भी नहीं मिले। कामिनी जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात ये कह दी कि उन्होंने गहने कहीं छिपा दिए होंगे। इधर समीक्षा के साथ साथ उसके भाई बहन अनुज और दिशा को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना बहुत अखरी। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय अनुज ने साफ शब्दों में अपनी बहन से कहा था, दीदी हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिए, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर समीक्षा की आंखों से आंसू बह निकले थे। मयंक ने उसे गले से लगा लिया था। समीक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मयंक भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा समीक्षा के आगे पीछे घूम रहा था। कामिनी जी अभी भी चिड़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और मयंक समीक्षा को शांत करने के प्रयास में लगा था। समीक्षा की शादी सहजता से नहीं हुई थी, उसे मयंक को जीवन साथी बनाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नजर के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। काफी मनोवल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह समीक्षा के घर वालों ने तो अपनी सहमति दे दी, मगर
मयंक के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। मयंक की मां कामिनी देवी किसी भी हाल में गैर जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को मयंक के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह का कदम उठाएंगे, इसलिए वह मयंक को लव मैरिज की इजाजत नहीं दे सकती। मयंक के पिता इस मामले में थोड़े उदार विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज्यादा मायने रखती थी। उनका आदेश पाकर मयंक ने समीक्षा के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब कामिनी जी को ये बात पता चली तो उनका मुंह फूल गया। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। कामिनी जी को इस बात पर भी काफी रोष था कि वह बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाए। एक मां के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। समीक्षा घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर न तो घर में शादी की रौनक हुई और न ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। कामिनी अलग कमरे में बंद रही आती तो भवानी प्रसाद संकोच में बहू से ज्यादा बातें नहीं करते। मयंक पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी विक्रांत और नंद दीक्षा का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। समीक्षा समझ नहीं पाती कि वो घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि सास उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरफ से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। धीरे धीरे भवानी प्रसाद समीक्षा के बात व्यवहार से काफी प्रभावित रहने लगे। कामिनी जी की नाराजगी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका समाधान भी भवानी प्रसाद ने निकाल लिया। कामिनी क्यों न हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें, उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। भवानी प्रसाद पत्नी को चुप कराने लगे, फिर समीक्षा से बोले, असल में इनकी भाभी इन्हें देखने आना चाहती थी, पर इन्होंने भाभी से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भाभी इनके दिल के इतनी करीब रही हैं, उनसे ही यह मिलना क्यों नहीं चाहती। रो भी रही है और मिलना भी नहीं है। पिताजी आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ, शायद वह आपसे रोने का कारण शेयर कर ले, कहकर समीक्षा कमरे से बाहर निकल गई। भवानी प्रसाद ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो कामिनी रोती हुई बोली, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने समीक्षा और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया वह माफी योग्य भी नहीं। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्जाम लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो मैंने वह सब अपनी भाभी के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम समीक्षा को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर इल्जाम लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। भवानी प्रसाद आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, भाभी ने ही मुझे कहा था कि बहू को मयंक और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी, मयंक भी पत्नी से झगड़ा करेगा और समीक्षा के घर वाले भी फिर दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कामिनी? भाभी के कहने पर तुमने दो निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई, दोनों बच्चे दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आए। तुम समीक्षा को मयंक और मेरे मन से उतारना चाहती थी, पर क्यों कामिनी? अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना भाभी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था न? भवानी प्रसाद ने गुस्से में कहा। कामिनी फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी तो उसकी खराब हालत देखते हुए भवानी प्रसाद ने जल्द बात खत्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ कामिनी, अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है, बस उसे जी भर कर आशीर्वाद दे लो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो तब खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आए। प्लीज आप समीक्षा को समझाओ ना, वो अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफी मांग लूं। पहले
तो तुम्हें समीक्षा से माफी मांगनी चाहिए कामिनी। मैं समीक्षा को बुला कर लाता हूँ। भवानी प्रसाद ने समीक्षा को बुलाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी, तबीयत तो ठीक है न मम्मी की? कामिनी समीक्षा के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियां भी नहीं करती और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं स्वीकारा, तेरे घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उस बुढ़िया के लिए तू इतना क्यों कर रही है मेरी बच्ची? इस बुढ़िया को माफ कर दे। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना। आपकी तकलीफ में आपके काम आ सकूं ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह रो नहीं मम्मी जी, प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफी की कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आपका ये रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको इल्जाम लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। समीक्षा ने उनके हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी बात का तो पछतावा है मुझे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। देख ले, इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगी। बेटा, अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। मम्मी जी, आप परेशान न हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी अहमदाबाद में है, वही शादी हुई है उसकी, इसलिए शायद वह नहीं आ सकेगी। पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ, कहकर समीक्षा ने फोन उठा लिया। उसने फोन पर भाई को घर बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। दीदी, आप तो जानती हो उस इल्जाम को मैं कितनी मुश्किल से अपने जेहन से दूर कर पाया हूँ। 22-23 साल की उम्र में चोरी का इल्जाम लग जाए और वह भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस एक यही इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं देवेश, ऐसा नहीं सोचते, माफ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं बिट्टो। समीक्षा ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक कामिनी जी ने समीक्षा के हाथ से फोन ले लिया और देवेश के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी, बेटा प्लीज मान जा, इस बुढ़िया को माफ कर दे। मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ बेटा, बस अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे माफ कर दे। एक बार मेरे पास आ, मैं तेरे पैर छूकर माफी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते कामिनी जी फुट फुट कर रो पड़ी। रूपेश का दिल पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा, प्लीज डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। देवेश की बात सुनकर रोते रोते भी कामिनी जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और समीक्षा से बोली, समीक्षा बेटा, देवेश आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वही ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली। समीक्षा कामिनी जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी और सहारा देकर उन्हें बेड पर लिटा दिया। आज कामिनी जी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।